हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों कल की वाली क्लास में यानी पिछली जो वीडियो देखी आपने उसमें हमने चाल और वेग पर सवाल बताए हुए थे और उम्मीद है कि आप सभी लोगों को चाल और वेग पर सवाल जो बताया गया है वह सवाल लगाने में मज़ा आया होगा। तो आज की क्लास में दोस्तों हम लोग सीखने वाले हैं त्वरण एक्सीलरेशन क्या होता है, साथ ही साथ हम लोग गति का समीकरण भी निकालने वाले हैं, ठीक ना। तो आज की क्लास में गति का समीकरण आपको सिखा के ही मानेंगे और गति का समीकरण कई विधियों से निकाला जाता है। तो आज देखते हैं वो वीडियो कितनी टाइम का रहता है, उस हिसाब से हम गति का समीकरण सिखाते हैं आपको, ठीक है। तो पहले हम लोग सीखते हैं त्वरण होता है क्या है, एक्सीलरेशन होता क्या है। तो बहुत प्यारी सी डिफिनीसन, और हमने बताया डिफिनीसन को हमको रटना नहीं है, रटना अपने को मना है, अपने को क्या है समझना है। आपको यहाँ पे समझने आया है, रटने थोड़ी आया है। तो आपको रटना नहीं है, एकदम बढ़िया समझना है, डिफिनीसन अपने आप से बनाना सीखना है। देखो भाई कैसे डिफिनीसन बनाना सीखना है। हमने आपको पिछली वाली क्लास में यानी जब हमने चाल वेग बताया होगा तो आपको बताया होगा कि जहाँ अगर कोई चीज़ नीचे होता है उसको डिफिनीसन बनाते समय एकांक बना देते हैं। क्या बोलते हैं? एकांक बोलते हैं ना। तो एकांक समय में वेग परिवर्तन को त्वरण कहते हैं, पहली डिफिनीसन। हमने बताया अगर समय नीचे उसको दर भी बोलते हैं, समय नीचे हो तो उसे दर भी बोलते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, उसी को मैंने लिख दिया, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। एक लाइन की डिफिनीशन, एक लाइन भी नहीं है, आधी लाइन की। वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। और भी देखो बना सकते हैं, एकदम बना सकते हैं। कैसे? वेग परिवर्तन और समय के अनुपात को, इस लाइनिया को अनुपात बोलते भैया, वेग परिवर्तन और समय के अनुपात को त्वरण कहते हैं। तो ये डिफिनीशन याद हो जाएगी ना। त्वरण की कई डिफिनीशन बना सकते हो, 3 डिफिनीशन ने बनाया। वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है, एकांक समय में जितना वेग परिवर्तन होता है त्वरण कहलाता है, या फिर वेग परिवर्तन और समय का अनुपात त्वरण कहलाता है। हो गया डिफिनीशन। चलिए अब देखो भाई त्वरण क्या हो जाएगा। त्वरण बराबर, अच्छा वेग परिवर्तन का मतलब समझो भाई। वेग परिवर्तन का मतलब हुआ कि पहले कुछ वेग था बाद में कुछ और वेग हुआ, तभी ना परिवर्तन हुआ। या तो पहले कुछ और था बाद में कुछ और हो गया, मतलब जिससे मान चलो कि पहले कुछ था बाद में कुछ और हो गया, परिवर्तन हुआ ना। तो वही परिवर्तन यानी प्रारंभिक और अंतिम, प्रारंभिक वेग अंतिम वेग। तो वेग परिवर्तन मतलब क्या हुआ, अंतिम, चाहे अंतिम माइनस प्रारंभिक लिखो चाहे प्रारंभिक माइनस अंतिम लिखो, दोनों बतिया एक है। तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। तो ये हो गया त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। इससे पहले हमने आपको बताया दूरी चाल, ठीक है। दूरी चाल, दूरी को यस से लिखते हैं, चाल को वी से लिखते हैं, वेग को वी से लिखते हैं, विस्थापन को भी यस से लिखते हैं। तो वो चीज़ आपको पता होना चाहिए भाई। प्रारंभिक वेग है तो वेग, अच्छा वेग है लेकिन प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग को यू से, प्रारंभिक वेग को, अच्छा प्रारंभिक वेग यहाँ पे, प्रारंभिक वेग को यू से, अंतिम वेग को वी से, समय को टी से और त्वरण को ए से लिखते हैं। त्वरण को किससे लिखा जाता है? ए से, अंतिम वेग को वी से, प्रारंभिक वेग को यू से, समय को टी से। तो ए बराबर हो गया वी माइनस यू अपान टी। ए बराबर क्या हो गया? वी माइनस यू अपान टी। ये रहा आपको त्वरण की परिभाषा, त्वरण की परिभाषा और त्वरण का एक छोटा सा प्यारा सा फार्मूला, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे त्वरण का मात्रक देख लेते हैं, त्वरण कैसी राशि है इसको देख लेते हैं, त्वरण का बीमी सूत्र क्या होता है उसको पहले देखते हैं, ठीक है। ये शब्द भी देखते हैं। तो पहले हम लोग क्या देखते हैं कि त्वरण कैसी राशि है, अदिश राशि, सदिश राशि है। तो त्वरण को सीखने से पहले अभी हमने इस चैप्टर में जो जो भौतिक राशियाँ सीखी हैं क्यों ना उस पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। दूरी कैसी राशि है? अदिश, याद है ना? नहीं याद है तो याद कर लो। दूरी अदिश राशि, विस्थापन सदिश राशि, वेग अदिश राशि, वेग सदिश राशि। क्यों? क्योंकि वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। देखो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, आपको यहीं से याद करना है। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। अगर ऊपर नीचे में कोई भी एक सदिश हो जाए, ऊपर नीचे में कोई भी एक सदिश हो जाए तो ये सदिश होगा, ठीक है। ऊपर नीचे में कोई भी सदिश हो जाए तो ये क्या होगा? सदिश होगा। उसी तरीके से चाल देख लो, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय।
चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। अगर चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी भी अदिश समय भी अदिश, दोनों अदिश हैं। जब दोनों अदिश हैं तो चाल कैसी राशि होगा, अदिश राशि होगा। तो उसी तरीके से अब आपको त्वरण को भी पहचान करना है। त्वरण बराबर भी आपने क्या देखा कि वेग परिवर्तन बटा समय। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटा समय। तो वेग परिवर्तन मतलब ये वेग है, और वेग कैसी राशि, सदिश राशि। अगर वेग ऊपर नीचे में कोई भी एक सदिश हो जाए, ऊपर नीचे में कोई भी एक सदिश हो जाए तो वह सदिश होता है। तो यहाँ पे ऊपर वेग सदिश और ये अदिश, तो क्या हुआ, त्वरण कैसी राशि हुआ, सदिश राशि हुआ। रट्टा नहीं मारना है, नहीं तो मैं डायरेक्ट बता देता त्वरण सदिश राशि है। लो भाई जाओ समझो, नहीं आपको ये तरीका बताया ताकि आप इस तरीके से पहचान कर सको। ऊपर नीचे में अगर कोई भी सदिश है तो लगभग सदिश ही होता है, गुणा के रूप में है। अगर दो में से कोई भी एक सदिश है लगभग सदिश होता है। अब अगर दोनों सदिश हो जाएं तो कभी कभी अदिश और कभी कभी सदिश होता है। ये सब हम लोग जब सदिश वाला चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पे ये सबको और क्लियरिफाई करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग उतना ही समझते हैं जितना अपना लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, अभी उस चैप्टर का मैं यहाँ पे घुसने लगूँ ज़बरदस्ती तो आपको समझ से बाहर होने लगेगा। तो अभी उतना ही समझना है जितना हमें समझ सकें, जितना अभी हमारे लेवल का धीरे धीरे उठेगा। अभी हम सदिश अदिश की चर्चा थोड़ी कर रहे हैं, अभी तो हम केवल दिखा रहे हैं कि त्वरण सदिश कैसे है, वेग सदिश कैसे है, विस्थापन कैसे है, दूरी कैसे सदिश है, इसको हम लोग अदिश सदिश कैसे है, इस पर थोड़ा सा केवल चर्चा कर रहे हैं ताकि हमें ज़बरदस्ती रट्टा मारना ना पड़े। ठीक ना। तो हमने क्या देखा भाई, त्वरण कैसी राशि है, त्वरण सदिश राशि है। अच्छा, जो सदिश राशियां होती हैं उसमें क्या होता है, दिशा और परिमाण दोनों होता है। जो सदिश राशियां होती हैं उसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है। तो अगर ये त्वरण सदिश राशि है तो त्वरण सदिश राशि है तो इसमें जाहिर सी बात है परिमाण के साथ साथ दिशा होगा, परिमाण के साथ साथ दिशा होगा। और दिशा किधर होगा, जिधर वेग की दिशा होगा, जिधर वेग की दिशा होगा उधर क्या होगा, त्वरण की दिशा हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि इतना बढ़िया से समझ में आ गया होगा। हमने कई बार एक चीज़ को कई बार बताने का प्रयास इसीलिए करता हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत परेशानी ना रह जाए। तो त्वरण का मात्रक देख लेते भाई, मात्रक। अब देखो मात्रक समझो, मात्रक भी रट्टा नहीं मारना है। एक बार मैं मात्रक को रिवीजन करवा रहा हूँ आपको। दूरी का मात्रक मीटर, विस्थापन का मात्रक मीटर, चाल का मात्रक मीटर पर सेकेंड, वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड। अब त्वरण का मात्रक क्या होगा, देखो जरा, इसका मात्रक हुआ मीटर पर सेकेंड, इसका मात्रक क्या हुआ, मीटर पर सेकेंड बटे समय का मात्रक सेकेंड, समय का मात्रक सेकेंड। अब ये सेकेंड कहाँ जाएगा, अब ये सेकंड इसके पास चला जाएगा। अभी पिछली क्लास में जब न्यूमेरिकल लगा रहे थे बताया था हमने, देखो भाई यहाँ समझ ही लो, देखो लो, मीटर बटे सेकंड बटा सेकंड। अब देखो ये वाला भिन्न में है लेकिन ये वाला भिन्न में नहीं है, और हमने क्या बताया कि आपको भिन्न होना चाहिए, भिन्न हो गया। अब एक चला जाएगा ऊपर, 8 सेकेंड हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक क्या हुआ, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या फिर आप सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हो। सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर किस पद्धति में, CGS पद्धति में, और ये MKS पद्धति में। MKS मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड, CGS मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। बात पल्ले पड़ रही है ना, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड। ठीक ना। चले, ये मात्रक हो गया। बीमा की बात कर लेते हैं। बीमा की बात करें अगर, तो बीमा देखो भाई, बीमा मीटर क्यों जाता है L, ठीक है। बीमा मीटर की बात करें, मीटर का हो जाएगा L बटे समय का T, और घात 2 है, T2 लगा दो, तो L2 बटे T2। अब ये T ऊपर आ जाएगा, घात नीचे है प्लस, ऊपर जाएगा तो माइनस, LT-2। बीमा याद रहना चाहिए। तो त्वरण की बीमा क्या हुआ, LT-2, चाल की बीमा LT-1, दूरी की बीमा L, दूरी बीमा L। तो ये रहा भाई त्वरण। अच्छा, अभी और कुछ चीज़ देखना चाहते हैं, नोट पे देखो क्या कि आपने देखा यहाँ पे कि त्वरण बराबर होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय, यानी V माइनस U बटा T। अगर 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 इसमें V बड़ा हो U छोटा हो तब क्या होगा, यदि पहला, यदि V बड़ा हो U छोटा हो, अगर देखो ये सिंपल सी बात यार, समझो यार, V मतलब अंतिम वेग, U मतलब प्रारंभिक वेग। अगर अंतिम वेग बड़ा हो जाए और प्रारंभिक वेग छोटा हो जाए
तो अगर अंतिम वेग बड़ा हो जाए, प्रारंभिक वेग छोटा हो जाए, तब यहाँ पे जो त्वरण है वह त्वरण क्या हो जाएगा, ये जो है आपका पॉजिटिव हो जाएगा। सिंपल सी बात, ये बड़ा ये छोटा तो ये पॉजिटिव हो गया। अगर ये पॉजिटिव हो गया, अगर ये पॉजिटिव हो गया तो यहाँ पे जो त्वरण हुआ है उस त्वरण को क्या बोलते हैं, इस त्वरण से जो वस्तु गति करती है उसे बोलते हैं त्वरित गति से गतिमान। त्वरित गति से क्या है, वस्तु गतिमान है। अगर ए यानी ए बोले तो त्वरण, अगर त्वरण क्या है, पॉजिटिव है, अगर त्वरण पॉजिटिव है तो हम लोग क्या बोलेंगे, वस्तु जो है त्वरित गति से गतिमान है। वस्तु क्या है, त्वरित गति से गतिमान है। जबकि अगर भाई यदि अगर हम लोग क्या कर लें, v को छोटा मान लें, u को बड़ा मान लें, अगर हम लोग v को अगर हम लोग क्या कर लें, छोटा मान लें और u को बड़ा मान लें, तब क्या हो जाएगा, यानी u बड़ा हो जाए v छोटा हो जाए, तब देखो क्या हो जाएगा, a जो है हमारा नेगेटिव हो जाएगा। होगा कि नहीं भाई, देखो ये हमारा बड़ा, ये छोटा और ये बड़ा, माइनस वाला बड़ा प्लस वाला छोटा, तो क्या हो जाएगा, a माइनस में हो जाएगा। और अगर a माइनस में हो गया तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मंदन बोलते हैं। एक नंबर है भाई, घुमा फिरा के बहुत पूछता है कि कोई वस्तु है, वस्तु का पहले वेग इतना था, बाद में इतना हो गया, ठीक ना, तो बाद में इतना हो गया तो त्वरण उसका क्या होगा, मंदन होगा, त्वरित होगा, एक समान होगा। ये चीज़ समझना है। मतलब मैं क्या बता रहा हूँ, बात समझ में आ रही ना, कि अगर त्वरण का मान पॉजिटिव आएगा उसे बोलेंगे हम लोग त्वरित गति, अगर त्वरण का मान नेगेटिव आएगा उसे हम बोलेंगे मंदन। क्या बोलेंगे, मंदन बोलते हैं। और वही अगर त्वरण का मान 0 आ जाए तब क्या बोलते हैं। तो पहले हमने क्या देखा, त्वरण का मान नेगेटिव है, अगर त्वरण का मान नेगेटिव है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मंदन। तो उस समय जो वस्तु में त्वरण उत्पन्न होगा, उस समय जो वस्तु में त्वरण उत्पन्न होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मंदन बोलते हैं। वही अगर आपका यदि तीसरा कंडीशन v बराबर u हो जाए, ये चीज़ दिख रहा है कि नहीं यार, मैं देख लूँ एक बार आपको, चलो भाई वेरी गुड, दिख तो रहा है यार। अगर v बराबर u हो जाए यानी प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दोनों आपस में बराबर हो जाएं, तब जाके जो त्वरण उत्पन्न होता है ना वह क्या हो जाएगा, 0। और अगर त्वरण 0 है तो ऐसा थोड़ी है कि वस्तु गति नहीं कर रही है। अगर त्वरण 0 है इसका मतलब है कि वस्तु गति कर रही है, लेकिन कौन से वेग से, एक समान वेग से। कौन से वेग से, एक समान वेग से। अब समझो एक समान वेग कैसे हो गया मेरे भाई, जैसे मान चलो कि आप 5 मीटर पर सेकंड से ऐसे गति कर रहे हो, 5 मीटर पर सेकंड से आप गति कर रहे हो, तो आपकी गति 5 मीटर पर सेकंड हर जगह रहे, आपकी गति 5 मीटर पर सेकंड हर जगह रहे, मतलब आपके वेग में कोनो परिवर्तन नहीं हो रहा है। जब वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो वहाँ पे त्वरण क्या हो जाएगा, 0। और त्वरण पॉजिटिव कब होगा, जब अंतिम वेग ज़्यादा हो जाए और प्रारंभिक वेग कम रहे, तो वहाँ पे जो त्वरण होता है उसे हम लोग बोलते हैं वस्तु त्वरित गति से गतिमान है। अगर प्रारंभिक वेग ज़्यादा अंतिम वेग कम हो जाए तो वहाँ पे क्या होता है कि त्वरण निगेटिव हो जाता है, और त्वरण निगेटिव होने पर उस त्वरण को त्वरण ना बोल करके मंदन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, मंदन बोल देते हैं। जैसे कोई गाड़ी जब चढ़ान पे चढ़ती है ना, तो देखते होगे क्या होता है, अगर बाइक में साइकिल चला रहे हो, चढ़ान पे चढ़ा रहे हो, नहीं चढ़ा पाए तो साइकिलिया अपने आप नीचे आने लगती है। क्या होने लगती है, अपने आप नीचे आने लगती है। तो वहाँ पे जो त्वरण उत्पन्न हुआ ना वही मंदन है, वही क्या है, मंदन है। तो दोस्तों अभी जो मैंने बताया आपको त्वरण के विषय में, उम्मीद है कि त्वरण के विषय में हमने डिटेल से आपके सामने रखने का प्रयास किया हुआ है। उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया होगा। अब इतना चीज़ें आप लोग भाई नोट कर लो बढ़िया तरीके से, मैं साइड हो गया हूँ, ठीक है। अब नोट करने के बाद हम लोग को क्या देखना है कि त्वरण कितने प्रकार का होता है। त्वरण के प्रकार की अगर बात करें तो जैसे हमने देखा चाल 4 प्रकार के, वेग 4 प्रकार के, उसी प्रकार से एकदम त्वरण भी 4 प्रकार से। चाल 4 प्रकार का, वेग 4 प्रकार का, तो त्वरण भी अपना 4 प्रकार का। नमवा एक बार सुन लो जरा, एक समान त्वरण, असमान त्वरण या परिवर्तित त्वरण, औसत त्वरण और तात्क्षणिक त्वरण। तो आपको लग रहा होगा कि सर इसको तो हम अपने आप नोट कर सकते हैं। मेरे भाई एकदम नोट कर सकते हो, मैं केवल आपको डिफिनीशन और नाम बोल दे रहा हूँ। नाम तो पहले क्या लिखोगे, एक समान त्वरण, जब कोई गतिमान वस्तु समान समय, जब कोई गतिमान वस्तु के वेग में या समान समय में समान वेग परिवर्तन हो, जब किसी गतिमान वस्तु के वेग में समान समय में समान परिवर्तन हो तो उसे क्या बोलते हैं, एक समान त्वरण बोलते हैं। एक समान त्वरण ये है ना,
एक समान वेग से गतिमान है तो एक समान ये क्या है, एक समान वेग ले लीजिए भाई, एक समान त्वरण रहेगा ना यार, एक समान त्वरण से एक समान है, अगर त्वरण का मान 0 हो जाए तो वह क्या है, अच्छा एक समान वेग, सही, एक समान वेग मतलब वेग 5 है, सही सही यहाँ पे। तो अगर क्या है कि हमने क्या बताया, कोई गतिमान वस्तु है, उस गतिमान वस्तु के वेग में क्या हो, समान समय में समान परिवर्तन हो, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक समान त्वरण बोल सकते हैं, या उसे हम लोग शून्य त्वरण भी बोल सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे त्वरण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। दूसरा हमने क्या बताया कि असमान त्वरण। असमान त्वरण क्या होता है, जब कोई गतिमान वस्तु हो, उस गतिमान वस्तु के समान समय में असमान वेग परिवर्तन हो, समान समय में असमान वेग परिवर्तन हो तो असमान त्वरण हो गया या परिवर्तित त्वरण हो गया। अब तीसरा क्या होता है भाई, तात्क्षणिक या तात्कालिक त्वरण। तात्क्षणिक या तात्कालिक त्वरण, उसको हमने क्या बताया, किसी विशेष समय या क्षण पर जो त्वरण होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तात्क्षणिक या तात्कालिक त्वरण बोलते हैं। किसी विशेष समय या क्षण पर जो त्वरण होता है वही त्वरण क्या कहलाता है, तात्क्षणिक या तात्कालिक त्वरण कहलाता है। तो तात्क्षणिक या तात्कालिक त्वरण A बराबर LIM, याद ना, लिम नहीं, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा V अपॉन डेल्टा t। इससे पहले हमने चाल वाला बताया, V बराबर लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा S अपॉन डेल्टा t। हमने वेग वाला बताया, V बराबर लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा S बटा डेल्टा t। वैसे है एकदम, है ना। तो अगर यदि डेल्टा t अत्यंत सूक्ष्म हो, यदि डेल्टा t अत्यंत का हो, सूक्ष्म हो, अत्यंत सूक्ष्म हो, जब डेल्टा t बहुत ही छोटा होगा तब क्या हो जाएगा, A बराबर dV बटा dt। A बराबर क्या हो जाएगा, dV बटा dt। अच्छा, इससे पहले हमने क्या सीखा, सिंस S बराबर क्या होता है, V बराबर क्या होता है ना, सिंस V बराबर क्या मैं लिख रहा हूँ यार, V बराबर ds अपान dt होता है कि नहीं, V बराबर ds अपान dt पढ़ा है ना इससे पहले तात्क्षणिक त्वरण वाले में, तात्क्षणिक वेग वाले में। तो V बराबर ds अपान dt, अब V का मनवा यहाँ पे रखेंगे तो A बराबर हो जाएगा d बटा dt। अब यहाँ पे क्या लिख दे, ds बटा dt। अब देखो गुणा कैसे होगा, जब इसका गुणा करेंगे d2s अपान dt स्क्वायर। अब कितने लोगों को लगा होगा, अरे सर d स्क्वायर t स्क्वायर काहे नहीं हो गया, भाई ये अवकलन का सिंबल ऐसे थोड़ी होता है, d स्क्वायर t स्क्वायर, d बटा dt होता है ना। हाँ, तो अब यहाँ पे आपने क्या देखा कि जो त्वरण है, त्वरण को आप dv बटा dt भी लिख सकते हो, या इसी को आप d2s अपान dt स्क्वायर लिख सकते हो। और इस पर आधारित हमने न्यूमेरिकल आपको फिजिक्स वाली मैथ में बताई हुई थी, ठीक है। फिजिक्स वाली मैथ में हमने बताया था, तो वहाँ पे हमने इस पर आधारित न्यूमेरिकल चर्चा किया हुआ था। लेकिन अभी मानेंगे नहीं, अभी हम लोग गति का समीकरण जब सीख लेंगे ना, ठीक है, गति का समीकरण जब सीख लेंगे तो गति के समीकरण पे जो सवाल बनेगा तो वो तो बनवे करेगा, प्लस इस अवकलन समाकलन वाले पर भी हम सवाल बनाएंगे, ठीक ना। तो ये रहा भाई आपका त्वरण के बारे में। अब दोस्तों हम लोग सीखते हैं कि गति के समीकरण क्या होते हैं, ठीक है। गति के समीकरण भी सीख लेते हैं। तो गति का जो समीकरण है ना, वह गति का समीकरण हम लोग यहाँ पे 3 विधियों से सीखने वाले हैं। पहले इसको नोट कर लो भाई, मैं साइड हो गया हूँ, आप लोग नोट कर लियोगे। चले, तो गति का समीकरण हम लोग 3 विधियों से सीखने वाले हैं, जिसमें क्लास 11th के लेवल पे आपका मेन जो है कलन विधि है। बाकी ग्राफ विधि क्लास 9th में सीखे हो, फिर भी क्लास 11th में सीखना है। लेकिन एक और जो विधि आज बताने वाला हूँ वो क्लास 9th में है, लेकिन क्लास 11th में नहीं है। लेकिन उसको जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपने घर में छोटा भाई हो सकता है, छोटी बहन हो सकती है, और कोई हो सकता है जो आज विधि बताने वाले हैं ना वही पूछवे करते हैं। क्योंकि क्लास 11th वाला अभी जो छोटा भाई बहन है क्लास 11th में नहीं है, तो यही वाला पूछता है, और ये वाला ना बता पाओ ना बड़ी बेइज्जती होती है। तो अपनी बेइज्जती थोड़ी करानी है, अपना नाम कराना है, ताकि उसको अपने भाई बहन को लगे भाई मैं जानकार हूँ, ठीक है। वहाँ पे थोड़ी अपना नज़र झुका लेना है, नहीं मुझे नहीं आता है, या फिर अपने आप से सीखो, ऐसा नहीं। उसको बढ़िया तरीके से बताना है, जैसे मैं सिखाने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो आप आज जब हम लोग गति का समीकरण, एक बार मैं बता देता हूँ भाई, गति का समीकरण हम लोग कितनी विधियों से सीखने वाले हैं, तब आपको लगे हाँ भाई हम लोग 3 विधि सीखने वाले हैं। देखो गति के समीकरण, हेडिंग डालना भाई प्यारा सा, गति के समीकरण। तो गति के समीकरण कौन कौन से होते हैं, पहले हम लोग इस पर चर्चा कर लेते हैं। गति के समीकरण कौन कौन होते हैं, चलो भाई गति का समीकरण या गति का समीकरण या गति के समीकरण। तो गति के समीकरण कितने होते हैं, 3 होते हैं।
कौन कौन से गति के समीकरण होते हैं? पहला होता है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये क्या है? हमारे गति के समीकरण हैं। v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। इतना भाई याद कर ला, नहीं यहीं से मारेंगे तुम लोग को, ठीक है ना। एकदम बढ़िया से इसको जो है जुबान पे होना चाहिए गति का समीकरण। v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये है गति के समीकरण। अब इन गति के समीकरणों को हम लोग 3 विधियों से सीखने वाले हैं। पहला विधि कहलाएगा गणितीय विधि, ठीक ना, गणितीय विधि पहला विधि। और दूसरा विधि जो हम सीखेंगे कलन विधि, कैलकुलस मेथड, कलन विधि। और तीसरा जो हम लोग सीखने वाले हैं वह है ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि। इन 3 विधियों से हम लोग गति का समीकरण को निपटारा करने वाले हैं, ठीक है। अब 3 विधियों से इससे पहले तो 2-3 बार हमने बोला है तो गति का समीकरण वैसे ही याद हो गया। अगर मान लो कुछ लोग को नहीं याद हो पाया रहा है तो ये जब हम लोग इतनी विधियों सीखेंगे ना, वो विधि तो तरीका समझ ही में आ जाएगा और गति का समीकरण एकदम जुबान पर हो जाएगा कि डिलीट करना चाहोगे तब वो नहीं डिलीट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से करना है। अब हम लोग देखते हैं भाई गणितीय विधि से गति का समीकरण कैसे निकालते हैं। तो अब हीडिंग डालेंगे आप लोग, गणितीय विधि से गति के समीकरणों का निगमन, ठीक ना। गणितीय विधि से गणितीय विधि से गणितीय विधि से गणितीय विधि से गति के समीकरणों का, गति के समीकरणों का निगमन। कौन सी विधि से? गणितीय विधि से गति के समीकरणों का निगमन। और उसमें हमारा अब आ जाएगा प्रथम समीकरण। प्रथम समीकरण, प्रथम समीकरण हम लोग कैसे निकालते हैं उस पर हम लोग चर्चा डालते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान है, बस केवल आपको बने रहना है और सीखना है। अगर थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा है थोड़ा सा पीछे चले जाना। बहुत हालांकि कुछ ऐसा हम पढ़ाते हैं कि आपको उस समय दिक्कत हो ना, लेकिन अगर हो भी है तो आप थोड़ा सा पीछे जाओ। अगर और वो भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में डालना कि सर एकदम नहीं समझ में आया, तो वहाँ पे फिर से बता देंगे तुमको, ठीक है। अगली जो वीडियो बनाएंगे उसमें फिर से गति के समीकरण पर चर्चा करेंगे कि हाँ भाई कैसे कैसे निकाला गया, अगर ना समझ में आया हो तो, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रथम समीकरण कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पे अपने को कुछ लिखना नहीं है, माना फलाना ठिकाना वगैरह वगैरह थोड़ी लिखना है, बस कॉन्सेप्ट को समझना है और कैसे कैसे होगा उसको समझना है। देखो ये मान लो कोई वस्तु है, ये क्या है? कोई वस्तु है। इस वस्तु का द्रव्यमान है यम, यम द्रव्यमान की कोई वस्तु है और इसका प्रारंभिक वेग देखो यू, वी क्या है? अंतिम वेग, यू क्या है? प्रारंभिक वेग, ए क्या है? त्वरण है, और टी क्या है? समय है, एस क्या है? दूरी है। जान में तो इतना पहले बता ही चुके हैं, कुछ ऐसा नहीं है जो इसमें ना बताया गया हो, है कि नहीं? कुछ ऐसा इसमें है ही नहीं है जो इसमें ना बताया गया हो कि अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, त्वरण और दूरी सब कुछ बताया गया है। तो हमने मान लिया कोई वस्तु है और उस वस्तु का प्रारंभिक, वस्तु का द्रव्यमान m है और प्रारंभिक वेग u है और इस वेग से वस्तु ऐसे ऐसे गति कर रही है और इससे ऐसे ऐसे गति कर रही है। और मान लेते हैं कि वस्तु जो है t समय में, वस्तु जो है जैसे मान लो पहले हम यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं हम यम द्रव्यमान की कोई वस्तु है और हमारा प्रारंभिक वेग u है, यानी t बराबर 0 पर, यानी विरामावस्था में जो वेग होता है उसे बोलते हैं प्रारंभिक वेग। अब देखो हमने कुछ समय में धीरे धीरे हम यहाँ पे चले आए। अब हमने t समय में जब हमने दूरी तय की, दूरी तय करने पर हमारा वेग v हो गया। भाई गाड़ी स्टार्ट करते हो, जब गाड़ी स्टार्ट करते हो उस समय आपका प्रारंभिक वेग होता है। गाड़ी चलने लगी, जब गाड़ी चलने लगती है तो उस समय आपका वेग v हो जाता है। फिर ब्रेक मारते हो, कम करते हो, फिर आपका अंतिम वेग होता है। फिर ऐसे प्रारंभिक, मतलब ऐसे चलता रहता है ना, जहाँ पे वेग परिवर्तन हुआ तो पहला वाला प्रारंभिक, फिर दूसरा वाला अंतिम हो जाता है। इस तरीके से वेग में परिवर्तन होता रहता है। तो ये वस्तु है जिसका द्रव्यमान m, प्रारंभिक वेग u है और t समय पश्चात इसी वस्तु का अंतिम वेग v हो जाता है। अब जब वेग में परिवर्तन हो रहा है, भाई त्वरण कब उत्पन्न होगा? जब वेग में परिवर्तन होगा। अगर वेग में परिवर्तन हो रहा है तो वहाँ पे त्वरण उत्पन्न होगा। और जब अगर त्वरण उत्पन्न होगा, अभी हमने सिखाया त्वरण बराबर क्या होता है? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। भाई जब वेग में परिवर्तन उत्पन्न होगा, जब वेग में परिवर्तन होगा तो त्वरण उत्पन्न होगा, जाहिर सी बात है। अगर वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो त्वरण होगा? एकदम सवाल ही नहीं होता, ठीक। तो a बराबर क्या हो गया? v माइनस यू अपान टी। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ए टी बराबर v माइनस यू। तो v बराबर क्या हो जाएगा? इस u को इधर भेज दो, इधर है माइनस, इधर आएगा प्लस, u प्लस ए टी। लो भाई पहला गति का समीकरण आ गया। तुमको विश्वास ही नहीं हो रहा होगा, अगर ये गति का पहला समीकरण जल्दी आ गया।
हाँ भाई, गति का पहला समीकरण ऐसे ही आता है। ठीक है, कोई वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग u है, t समय पश्चात वस्तु का अंतिम वेग v हो जाता है, तब जब वेग में परिवर्तन हो रहा है तब वस्तु में उत्पन्न त्वरण a बराबर v माइनस यू अपान टी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, v बराबर u प्लस ए टी आ गया, झमाझम। ठीक है, तो आपने देखा किस तरीके से गति का पहला समीकरण निकाला गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं गति का दूसरा समीकरण। तो गति का दूसरा समीकरण निकालने के लिए, ठीक ना भाई, गति का दूसरा समीकरण निकालने के लिए हमें पहले इसको मिटा रहा हूँ। अब देखो हे हमने मिटा दिया। ठीक है, नोट कर लिए होगे ना, दबा के नोट कर लेना है। ठीक है, कुछ छोड़ना मत। और यहाँ पे जितना हम चीज़ नोट करा दे रहे हैं, ठीक है ना, आपको समझो कि बहुत इंटर में इतना, मतलब कहने का मतलब ये कि आपको हाई लेवल पढ़ा रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि भाई हाँ चलो लिखो फिको तरीके से बहका रहे हैं। आपको इतना डिटेल में आप किताब से पढ़ोगे तब जाके आपको मिलेगा, एक एक अच्छा बढ़िया से पढ़ोगे तब जाके मिलेगा। अब हम लोग देखते हैं गति का दूसरा समीकरण। अब दूसरा समीकरण क्या है, अभी आपने देखा दूसरा समीकरण था यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको हाफ पढ़ते हैं, 1/2 को हाफ पढ़ते हैं ना, हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसको गति का समीकरण निकालते कैसे, देखो जरा, एकदम जैसे पहला निकाले हैं ना, एकदम वैसे निकालने वाले हैं। देखो ये कोई वस्तु है, इस वस्तु का द्रव्यमान है यम और वस्तु का प्रारंभिक वेग है यू। ठीक है, कोई वस्तु है, हम लोग वस्तु हैं, वस्तु का द्रव्यमान है m और प्रारंभिक वेग है u, और t समय में वह वस्तु यस दूरी तय करते हुए वस्तु का अंतिम वेग v हो जाता है। फिर से बार समझो, ये वस्तु है, इसका प्रारंभिक वेग है u, और t समय में वस्तु यस दूरी तय करती है और वस्तु का अंतिम वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है। तब वस्तु को यहाँ से यहाँ तक चलने में जो दूरी तय की जा रही है वही हमको निकालना है। ठीक है, यानी हमको यस निकालना है। तो दूरी यस, तो दूरी बराबर क्या होता है भाई, दूरी बराबर होता है, दूरी बराबर हो गया चाल गुणे समय। ये फार्मूला होता है ना, दूरी बराबर चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय। अभी भाई चाल बराबर क्या सीखे, दूरी बटा समय, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, यानी यहाँ से यहाँ तक वह कितनी दूरी तय कर रहा है, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। अब यहाँ पे आया चाल, और चाल तो यहाँ पे दो हैं, एक u है एक v है। अब u को लेंगे तो v नाराज हो जाएगा, और v को लेंगे तो u नाराज हो जाएगा। जाहिर सी बात है भाई, दो लोग हैं तो एक को लोगे तो दूसरा नाराज, दूसरे को लोगे तो पहला नाराज। तो हम लोग ना तो पहलों को लेते हैं ना तो दूसरे को लेते हैं, दोनों को ले लेते हैं। दोनों का मतलब दोनों का औसत, दोनों का मतलब क्या हुआ, दोनों का औसत। तो यहाँ पे जो चाल लिखे हैं उस चाल की जगह पे क्या लिख दें हम लोग, औसत चाल लिख दें, औसत चाल गुणे समय, औसत चाल गुणे समय लिख दे रहे हैं। अब यहाँ पे दूरी को लिखते हैं यस से, औसत चाल क्या हो जाएगा, औसत चाल में क्या हो जाएगा, पहले चाल u था, बाद में चाल v हुआ, तो बटा 2 लगा, तो औसत मतलब ये हुआ ना भाई, कुल मतलब देखो u प्लस v लिखो चाहे v प्लस u लिखो, मैं v प्लस u लिख दे रहा हूँ, v प्लस u बटा 2 औसत चाल हो गया, गुणे समय, समय जगह पे t लिख देते हैं। अब देखो भाई, अब ये t कहाँ से आएगा, अब ये t का मान हम लोग कहाँ से निकालेंगे। अब t का मान निकालने के लिए देखो हम लोग क्या करते हैं, तो t का मान निकालने के लिए s बराबर u प्लस v प्लस u है, क्या है भाई यहाँ पे v प्लस u अपान 2, या तो फिर हम लोग यहाँ पे u का मान रख देना, दूसरा समीकरण चाहिए ना, u का मान रखेंगे। देखो u का मान कैसे रखेंगे, अभी हमने देखा कि v बराबर u प्लस ए टी, यही देखो ना, v बराबर u प्लस ए टी। अब हम लोग अगर यहाँ पे v का मान रखें ना, v का मान रखेंगे तो v का मान क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी, v का मान u प्लस ए टी प्लस u बटा 2। हमने क्या किया, बस ये v का मानवा देखो गति का पहले समीकरण से v का मानवा क्या है, u प्लस ए टी, वही u प्लस ए टी हमने यहाँ पे रख दिया, प्लस u गुणे t हो गया, एक u 2u हो गया, यस बराबर 2u प्लस ए टी बटा 2 गुणे t। अब देखो इतने का भी बटा 2 है, इतने का भी बटा 2 है कि नहीं, इतने का भी बटा 2 है और इतने का भी बटा 2 है। तो यहाँ पे लगाते हैं वही चीज़, तो हमारा यस बराबर क्या हो जाएगा, 2u बटा 2 प्लस ए टी बटा 2, और आगे यह क्या है, गुणा है। अच्छा कोष्टक क्यों लगा दिए, अगर कोष्टक नहीं लगाते यहाँ पे ना तो जो t है वह लगता केवल t इसी का है। ठीक है, लेकिन हमने कोष्टक लगा दिया, चलो भाई खुश रहो तुम लोग, यहाँ भी हमने कोष्टक लगा दिया, लो अब कोई कन्फ्यूजन ही नहीं हो जाएगा। अब देखो ये 2 से तो कट गया, यस बराबर यू टी, देखो टी का गुणा कर दिए, यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, इसी की तो हमें तलाश थी, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर,
बस टी का गुणा इसमें करेंगे यू टी हो जाएगा, टी का गुणा इसमें करेंगे तो 1/2 पहले लिख दिया ए टी स्क्वायर। ये हमारा हो गया क्या, गति का दूसरा समीकरण। तो आपको याद रखना है कि भाई हमें चाहिए क्या, चाहिए हमें क्या था, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर चाहिए था। तो हमने क्या बताया कि जब वस्तु यहाँ पे थी, वस्तु जब यहाँ से यहाँ तक जाती है तो कुछ दूरी तय करती है, और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। अब चाल में पहला चाल लें दूसरा चाल लें, तो एक को चाल लेंगे वो नाराज, वो वाला लेंगे तो ये वाला नाराज, इससे बढ़िया हम लोग क्या ले लें, औसत ले लें। औसत मतलब क्या हुआ, u प्लस वी बटा 2, बस v का मान रखिए, बाकी धीरे धीरे सॉल्व कर दिए, हो गया ये हमारा गति का दूसरा समीकरण। अब हम लोग देख लेते हैं क्या, अपना गति का तीसरा समीकरण। ठीक है, नोट कर लो भाई इसको, ठीक है, इसको आप लोग साथ साथ नोट कर लो। अब देखते हैं हम लोग गति का तीसरा समीकरण। अब तीसरा समीकरण याद है ना, तीसरा समीकरण अभी हमने लिखाया, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। गति का तीसरा समीकरण क्या है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तीसरी समीकरण हेरी डालेंगे, और देखो भाई मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि हमें पता चले कि यही निकालना है, बाकी इसको आपको लिखने की जरूरत थोड़ी है कि वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखो कैसे इसको निकालते हैं, देखो ये वही चीज़, वही से जैसे अभी किया दूसरा, जैसे पहला वैसे दूसरा, जैसे दूसरा वैसे तीसरा। ये मान लो वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग है u, और यह वस्तु t समय में यस दूरी तय करती है। जब यस दूरी तय करती है तो इसी वस्तु का अंतिम वेग v हो जाता है। फिर समझो, ये कोई वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग है u, t समय में यह वस्तु यस दूरी तय करती है, और इसी वस्तु का अंतिम वेग v हो जाता है। ठीक है, तब इस वस्तु द्वारा यहाँ से यहाँ तक चली गई दूरी, चली गई दूरी, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय। दूरी बराबर चाल गुणे समय। ठीक, तो चाल की जगह पे हम लोग क्या लेंगे, औसत चाल। तो एक बार मैं फिर लिख दे रहा हूँ, डायरेक्ट यहाँ पे औसत चाल लिखना चाहिए था, लेकिन फिलहाल कोई बात नहीं, औसत चाल गुणे समय। अब की बार तो नहीं बताने की जरूरत है ना, औसत चाल कैसे होगा, तो दूरी जगह पे क्या लिख देंगे, यस, औसत चाल जगह पे v प्लस यू अपान 2 गुणे समय की जगह पे t। अगली बार देखो हमने यहाँ पे v का मान रखा था, लेकिन अब की बार यहाँ पे हम लोग t का मान रखेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे हमने v का मान गति के दूसरे समीकरण में और तीसरे समीकरण में t का मान रखना है ना। देखो जरा t का मान कैसे रखेंगे, हमने गति का पहला समीकरण सीखा v बराबर यू प्लस ए टी, यही सीखा ना। गति का पहला समीकरण क्या था, v बराबर यू प्लस ए टी। अब यहाँ से हमको t चाहिए। अब t अगर चाहिए तो पहले u को भेजो, जब u को इधर भेजेंगे, इधर है प्लस, इधर आएगा तो माइनस, v माइनस यू बराबर ए टी। अब t चाहिए ना, तो a यहाँ पे क्या है, गुणा है, इधर आएगा तो भाग, v माइनस यू बटा a बराबर t। तो t की जगह पे क्या रख दें, v माइनस यू बटा a। ठीक है, v माइनस यू बटा a हो गया। अब देखो ये a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यस बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपान 2a। यस बराबर क्या हो गया, अरे भाई a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे वाला देखो 2a हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। तो v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये रहा आपका गति का तीसरा समीकरण। तो दोस्तों आपने देखा किस तरीके से गणितीय विधि से गति के समीकरणों को निकाला जाता है। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को आज की क्लास में जो हमने बताया, त्वरण के बारे में बताया कि त्वरण कितने प्रकार का होता है, त्वरण का मात्रक, भीमा, अदिश राशि, सदिश राशि है तो है कैसे। अच्छा, एक चीज़ हमने नहीं बताया भाई, त्वरण का मान जो है ना, देखो त्वरण किस पे डिपेंड करता है, वेग पर डिपेंड करता है। अगर वेग का मान धनात्मक ऋणात्मक शून्य हो सकता है तो क्या त्वरण का मान धनात्मक ऋणात्मक शून्य नहीं हो सकता, एकदम हो सकता है। तो एक लाइन अगर जरूरत पड़े तो कहीं लिख लेना, नहीं तो यहीं नोट करके लिख लेना कि त्वरण का मान धनात्मक ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि वेग पर डिपेंड करता है ना भाई। और त्वरण सदिश राशि क्यों हुआ, क्योंकि वेग पर डिपेंड करता है, और वेग सदिश है तो त्वरण भी सदिश, और वेग क्यों सदिश है, क्योंकि विस्थापन पर डिपेंड करता है ना। हाँ, तो ये रहा आपका गति का तीनों समीकरण। गति का तीनों समीकरण आपको याद होना चाहिए, और उम्मीद है कि ये आपको निकालने भी आ जाएगा। एक आध दो बार अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको निकालने आ जाएगा, गति का समीकरण कैसे कैसे निकाला जाता है। फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, और अगली क्लास में हम लोग सीखेंगे कि कलन विधि से गति के समीकरणों को कैसे निकाला जाता है। वो क्लास 11th के लेवल पर गति का समीकरण निकालने का एक महत्वपूर्ण समझे कि है, जो आपके एग्जाम में आता है, ठीक ना, इंपॉर्टेंट है कि भाई एग्जाम में पूछता है कि कलन विधि से गति के समीकरणों का निगमन कीजिए, तो वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हमें जानना था
कि कैसे कैसे निकाला जाता है, ताकि अगर कोई हमारा क्लास 9th का बच्चा आपसे पूछ ले तो आप उसको ये ना कहो कि भाई हमने पढ़ा नहीं है ना, तो वहाँ पे आप इस तरीके से गति का समीकरण उसको निकाल के दिखा सको। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ाई लिखाई को ज़बरदस्त तरीके से करते रहें। चले भाई, फिर भाई सबको बाय बाय।